नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बड़ौदा के चुनावी रण की। बड़ौदा का किंग कौन होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बड़ौदा उपचुनाव में जीत के लिए हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। प्रचार में उतरे सीएम ने दावों और वादों पर योगेश्वर दत्त के लिए वोट मांगे। बड़ौदा के चुनावी रण में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल भी कूद गए। पार्टी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ले ली है। बड़ौदा उपचुनाव सभी सियासी दलों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। एक तरफ ये सत्तासीन दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, तो कांग्रेस के लिए नाक का। उधर इनेलो इस चुनाव में अपने वजूद को तलाश रही है। ओपी चौटाला भी गांव-गांव जाकर अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं और अब मुख्यमंत्री गांव-गांव जाकर योगेश्वर दत्त की जीत के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का गुरुवार को 5 गांव का दौरा ये बताता है कि चुनाव को लेकर संजीदगी कितनी है। रोहतक से कथुरा पहुंचे सीएम ने विकास के नाम पर बड़ौदा की जनता से वोट मांगे। हर गांव के सरपंचों से, दोनों पार्टियों के हमारे नेताओं से, सामान्य लोगों से मीटिंग कर करके उन्हें पूछा कि आपके इलाके में किस चीज की जरूरत है, क्या आपकी समस्या है, क्या आपकी मांग है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इन 4 महीने में जो बताया वो सारे काम हमने करवाए हैं। सरपंचों को जितना पैसा भेजना चाहिए था वो भेजा है। आचार संहिता के नाते कुछ पैसा रुक गया, काम शायद नहीं करवा पा रहे होंगे, लेकिन जब पैसा आ गया है तो 11 तारीख के बाद सब अपना काम भी कराएंगे। सीएम ने कहा, जनता हमारे साथ है और यहाँ के लोगों ने जो मांगा है वो उन्हें दिया है और आगे भी विकास होता ही रहेगा। कृषि कानूनों पर उन्होंने कहा कि किसानों को बहकाया जा रहा है। भाई हमारे किसान भाई थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया तो बहुत जल्दी बहक भी जाते हैं। हमने कहा महीने भर बात करेंगे। आज मुझे बताओ, एमएसपी खत्म हुई क्या? मंडियां बंद हुई क्या? तो कैसे बंद हो जाएगी? ये मंडियां तो रहेंगी। कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने एमएसपी और बेचो। पहले 1 दुकान होती थी, अब उसको 2 दुकान मिल गई। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी की गारंटी हमने दी है और एमएसपी लागू रहेगी। एमएसपी खत्म नहीं होगी और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। वोट मांगने पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रत्याशी की जीत के लिए बड़ौदा के मतदाताओं को रिझाने लुभाने के लिए विकास की दुहाई दी, तो वहीं बड़े बड़े वादे कर यह जताने की कोशिश की कि बीजेपी का साथ दिया तो यहां के वारे न्यारे कर देंगे। अब ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि इन दावों वादों पर जनता मोहर लगाएगी या नहीं। बाकी बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। मनोज कुमार, न्यूज 18 बड़ौदा। तो इधर बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। कृषि कानूनों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसकी अगवाई की। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के कुशासन के खिलाफ बड़ौदा की जनता जनादेश देने जा रही है और उपचुनाव के बाद सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। वहीं कृषि कानूनों पर दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से बीजेपी पर वार किया और कहा, एमएसपी पर अभी भी संशय बना हुआ है। सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी को भी दीपेंद्र हुड्डा ने अपने निशाने पर लिया। बड़ौदा उपचुनाव के लिए तमाम दल अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस वक्त हम मंडेरी गांव के पास हैं, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपना प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के हिंदूराज नरवाल यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त हम दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। दीपेंद्र हुड्डा एक ट्रैक्टर रैली को लेकर मंडेरी गांव से मदीना गांव की तरफ जा रहे हैं।
दीपेंद्र से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है। दीपेंद्र जी, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं जब से चुनाव का प्रचार शुरू हुआ है, बहुत रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव को? मैं समझता हूँ कि पूरा बड़ौदा हल्के की छत्तीस बिरादरी एक तरफा एक संदेश हरियाणा में परिवर्तन का देने जा रही है। बदलाव का संदेश चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत यहाँ से मिलेगी। हरियाणा की भाजपा खट्टर सरकार, जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया, हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 बनाने का देश में काम किया, इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनादेश इस उपचुनाव से आएगा। दीपेंद्र जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से खासतौर पर कि कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। उपचुनाव है, चुनाव के अंदर मैं समझता हूँ कि भाजपा के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों गायब हैं। उपचुनाव में हरियाणा छोटा प्रदेश है, कभी भी उपचुनाव यहाँ पे हुआ है तो विपक्ष हो, सत्ता दल हो, सभी नेता चुनाव में लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपने कराए हुए काम बताते हैं। इनका फर्ज था कि गांव में जाते, इनकी सरकार ने 6-7 साल में क्या किया वो बताते हैं, मगर कुछ किया ही नहीं, कुछ बताने के पास इनके है नहीं। इसीलिए ये चुनाव छोड़ के भागे हुए हैं और हम चुनाव के बीच में, लोगों के बीच में है, तो हमारे को कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए यहाँ, उन्होंने कहा कि पिछले जब से यहाँ बाई इलेक्शन की आट हुई है या पिछले जो विधायक थे इनका निधन हुआ है, 165 करोड़ के काम कराए उन्होंने। ये लोगों से पूछो, आप मुख्यमंत्री जी तो कुछ भी कहेंगे, लोगों से पूछो। इन्होंने 6.5 साल, ये वो मुख्यमंत्री है जो 6.5 साल में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में एक बार चाय पीने भी नहीं आए, और अभी चुनाव में भी अंतिम 2-3 दिन में ही आए हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर 165 करोड़ के काम की क्या बात कर रहे हैं ये? पूरे हरियाणा में इन्होंने क्या काम किया है, उस आधार पर अपनी वोट मांग के दिखाएंगे। दीपेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि काफी किसान मतदाता यहाँ पर हैं, ट्रैक्टर रैली आप कर रहे हैं, तो हाल ही में जो कृषि विधेयक पारित हुए उनका असर आपको लगता है यहाँ पड़ेगा? और मुख्यमंत्री का एक कमेंट आज आया है रैली में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहकाया है किसानों को और अगर एमएसपी खत्म होती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, ये भी गुमराह करने वाली बात है। एमएसपी की मात्र घोषणा से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे पूरी खरीद हो, इस बात की गारंटी। उस बात की गारंटी कौन देगा? एफसीआई का खरीद का बजट तो घटा रहे हैं, प्राइवेट को खरीद की तरफ ला रहे हैं, तो जब एमएसपी डिक्लेयर करोगे आप और खरीद पे कोई अनिवार्यता नहीं होगी और खरीद सरकार करेगी नहीं, तो उसके एमएसपी का किसान क्या करेगा? तो ये गुमराह करने वाली बात है। ऐसा होता तो हरसिमरत बादल ने इस्तीफा क्यों दिया? ऐसा होता अकाली दल ने क्यों इस्तीफा, सरकार की समर्थन वापस क्यों लिया? ऐसा होता बीजेपी के अध्यक्ष पंजाब के, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? ऐसा होता तो हरियाणा में खुद जेजेपी पार्टी के आधे विधायक इस विधेयक पर किसान का साथ दे चुके हैं। दुख की बात यह है, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ये 2 पार्टियां, पंजाब तो एक हो गया किसान के साथ, मगर हरियाणा में ये 2 पार्टियां हैं जो किसान की बजाय कुर्सी के साथ चिपकी हुई है। बड़ौदा से कैमरामैन सुजिंदर सिंह के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा, जहां यूं ही सवाल नहीं उठ रहे। बल्लभगढ़ में क्या हुआ उसे पूरे देश ने देखा। अब बहादुरगढ़ में एक दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने ही पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट की। इस सब के बावजूद हरियाणा पुलिस खामोश है। लड़की ने पहला ही थप्पड़ मारा था और उसके बाद तो इन लड़कों ने थप्पड़ों की बरसात ही कर दी। गली में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस लड़के ने गर्दन ऐसी पकड़ी कि छोड़ने का नाम नहीं लिया। आसपास के लोग पहुंचे तो जाकर मामला शांत हुआ। हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा पर ऐसे ही सवाल नहीं उठे। बहादुरगढ़ में एक रेप पीड़िता और उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट हुई।
मारपीट करने वाले एक युवक पर भी दुष्कर्म का आरोप है और अगस्त महीने में ही इस मामले में 3 युवकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर पर एक वकील के बेटे का नाम दर्ज नहीं किया और अब पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। लोगों ने मेरी बेटी के साथ रेप किया, 3 लोग हो रहे हैं और एक ही है वकील का लड़का। हम थाने के चक्कर भी लगा चुके हैं बहुत ज्यादा। अभी पिछले कुछ दिनों से ये लड़का हमें हर रोज धमकी दे रहा है, या तो अपना केस उठा लो, घर बेच के निकल जाओ, यहाँ से अगर जीना चाहते हो तो। हमने बोला हम कानून से लड़ रहे हैं, हमें लड़ने दो, आप क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब कानून हमारा कुछ नहीं करेगा, मैं वकील का बेटा हूँ। बहुत बार ऐसा हो चुका सर, बच्चों को भी धमकियाँ देते हैं, सरेआम आते जाते। अब पुलिस से क्या मांगे, क्या चाहते हैं? सर हमारा न्याय करो ना, हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? लड़कियों कब तक लड़कियों के साथ अन्याय करेंगे? दुष्कर्म के आरोपी लड़के ने पीड़िता के साथ मारपीट की। इसमें उसके पिता, भाई, मां और बुजुर्ग दादी घायल हो गए। आप जरा ये वीडियो देखिए, किस तरीके से लड़की, उसकी मां और पिता की पिटाई की जा रही है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है। ऐसा लगता है कि पुलिस गूंगी और बहरी हो चुकी हो। उसे ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। उसने मेरे ईंट मारी यहाँ पे, फिर लेके गया तो मैं चिल्लाते वक्त मेरी मम्मी आई तो उसके पापा ने मेरी मम्मी को पकड़ा, मेरी मम्मी की छाती पे हाथ मारा और मेरी मम्मी के कपड़े वगैरह सब कुछ फाड़ दिए। ये सुनने के बाद मेरे पापा और दादी वगैरह आए तो मतलब पापा को ऋषभ ने ईंट मारी। उसके जो पापा और ताऊ थे उन्होंने कोनियों से मेरे पापा की कमर में बहुत ज़्यादा मारा। बहुत अब जरा पुलिस की भी सफाई सुन लीजिए। वही रटा रटाया जवाब। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हॉस्पिटल से रुका आ रहा है कि 5 आदमी लड़ाई झगड़े में दाखिल हुए हैं और उसके लिए हेड कांस्टेबल गया हुआ है बयान लेने के लिए। जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करके वो आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया। बल्लभगढ़ में शरेआम छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब बहादुरगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट की तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि हरियाणा में बेटियां कितने की सुरक्षित हैं। सवाल है कि पुलिस आखिर एक रसूखदार परिवार को क्यों बचाने में लगी है। पुलिस की ये सुस्ती बता रही है कि अब बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18। तो हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड के बाद भी हरियाणा पुलिस ने कोई सबक नहीं सीखा है और आलम यह है कि आए दिन लड़कियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। तो वहीं अगर बात की जाए निकिता हत्याकांड की तो उस पर सियासत भी जोरों शोरों से हो रही है। बल्लभगढ़ में निकिता के परिजनों से मिलने पहुंची हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिनको विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और साथ ही कांग्रेसी आफ्ताब अहमद को पार्टी से निकालने की भी मांग की। दरअसल इस पूरे मामले में आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। तो वहीं इस मुद्दे पर कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी के राज में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। राज्य में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही। जहां आप देखो, यहाँ हमारी एक बेटी को दिन दहाड़े कोई ऐसे, जो सारी दुनिया ने देखा, वो फुटेज सारी दुनिया ने देखा, सबका दिल दहल गया कि कोई ऐसे सरेआम ऐसे करके चला जाए और उसे कोई खौफ नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं कि आगे उसके साथ भी उसको पकड़ा जाएगा या उसके साथ भी कुछ होगा। कानून अपना काम करेगी, किसी तरह का डर नहीं। थोड़ी दूर मुझे बताया गया कि यहाँ पर
किसी और एक और इंसिडेंट भी हुआ, गोलियां चली कोई होम गार्ड के। तो ये क्या बना हुआ है? और फिर पानीपत में आपने देखा कैसे एसिड अटैक हुआ। हर जगह हर रोज हम कोई मीडिया देखें, कहीं देखें, अखबार उठाकर सबसे ज्यादा। तो निकिता के घर अब नेताओं का तांता लगा है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी निकिता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि निकिता हत्याकांड में आरोपी के कांग्रेसी कनेक्शन के बाद से ही सियासत जोरों से जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। वहीं कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ को उसकी अर्जी जो थी खारिज कर दी है, जिसमें उसने कहा था कि बॉन्सी जेल जाना चाहता है, लेकिन कोर्ट ने उसे फरीदाबाद जेल भेजने का आदेश दिया है। और बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत के कुंडली में आग का तांडव देखने को मिला है। यहां बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आगजनी में 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी जो लगी हुई थी इस आग को बुझाने के लिए। दिल्ली और सोनीपत से भी पहुंची ये सभी गाड़ियां। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ी इस पर काबू डालने के लिए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सुबह सुबह 3 बजे के करीब ये आग लगी। फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दूसरी और चौथी मंजिल पर आग लगी थी। हालांकि राहत है कि किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन आग से कितना नुकसान हुआ है ये अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। नितिन अंतिल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो नितिन, फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुंडली में ये फैक्ट्री है और बर्तन बनाने का इस फैक्ट्री में काम होता था और शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। जो फैक्ट्री के मैनेजर से बात हुई, उनका ये कहना है कि सभी जो कर्मचारी हैं वो जा चुके थे और सब उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जब देर रात देखने को लिए अंदर जाता है तो उसे पीछे की तरफ से जो 2nd फ्लोर है आग की लपटें दिखाई देती हैं। तो हल्की होती हैं, लेकिन उसके बाद जो फायर विभाग को सूचना दी जाती है और धीरे धीरे आग इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि दूसरे फ्लोर से 4th फ्लोर पर आग पहुंच जाती है। और 2nd फ्लोर और 4th फ्लोर होने के कारण जो फायर ब्रिगेड की कर्मचारी और गाड़ियां तो समय पर पहुंच गई। दिल्ली और सोनीपत की 12 गाड़ियां फिलहाल मौके पर हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बर्तन बनाने की फैक्ट्री थी और उसमें केमिकल भी होता है, इसके साथ साथ प्लास्टिक का सामान भी वहां रखा हुआ था, तो आग बुझाने में दिक्कतें जरूर आ रही हैं। लेकिन अब फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का ये कहना है कि आग उनके नियंत्रण में है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। जी नितिन, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज्यादा सुबह सुबह का समय होने के कारण फैक्ट्री में कर्मचारी मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आग इतनी ज्यादा भयानक है कि इस पर काबू पाने के लिए अभी तक कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सोनीपत के साथ साथ दिल्ली से भी फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची हुई हैं। बात करते हैं पंजाब की, जहां एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ केंद्र और पंजाब सरकार में सियासी लड़ाई भी पूरे चरम पर है। वहीं दिल्ली में पंजाब बीजेपी के नेताओं के साथ जेपी नड्डा की मैराथन बैठक हुई। करीब 3 घंटे तक हुई इस मीटिंग में पंजाब के जो किसान हैं, पंजाब की कानून व्यवस्था और दलितों को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में पंजाब बीजेपी कोर कमेटी की टीम मौजूद रही। बैठक के बाद पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि अकाली दल पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन पर अश्विनी शर्मा ने कहा कि विपक्ष के बहकावे में आकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब राजनीतिक विषय में चर्चा होती है तो सभी विषयों पर चर्चा होती है। मुझे नहीं लगता कि अकाली दल अपना रास्ता चुन चुका है, उसके विषय में कोई चर्चा लेकर या किसानी को लेकर सभी विषयों में जब बड़ा एक मसला बनया हुआ है पंजाब च किवें उन्होंने नजिठिया जाएगा, कोई रणनीति बनी है? ऐसा है कि जो केंद्र को पंजाब के यूनिट ने जानकारियां जो ग्राउंड की थी, सब विषय पे खुल के चर्चा हुई और अपनी बात को। और बात करते हैं मुरथल के सुखदेव ढाबे की, जहां पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। ढाबे पर खाना खाने आए 6 युवक नशे में धुत थे। उन्होंने खाने के पैसे मांगने पर हाथापाई की। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है।
सोनीपत का मुरथल अपने ढाबों के कारण देश भर में मशहूर है और इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सुखदेव ढाबा। यहां से गुजरने वाला हर शख्स एक बार जरूर रुककर यहां के खाने का स्वाद चखता है। लेकिन आजकल इस ढाबे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जिनमें दिख रहा है कि 2 युवक ढाबे के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। दरअसल 6 युवक यहां खाना खाने आए थे जो शराब के नशे में धुत थे। खाना खाने के बाद ये एक एक कर निकलने लगे तो वेटर ने खाने के पैसे मांगे। इस बात पर 2 युवकों ने उनके साथ मार पिटाई शुरू कर दी। हालांकि ढाबे के कर्मचारी भी इनसे भिड़ गए। शरारती तो करवाते हैं जो बुरी तरह नशे की हालत में थे, काफ़ी ड्रिंक की हुई थी। उनको खाना खिलाने के उनको खाना वेटर ने खाना खिलाया, वो एक एक करके बाहर जाने लगे। वेटर के रोकने पर बोलने के पर कि सर हमें बिल दे दीजिए, हमारा जो खाने का बिल बनता है वो दे दीजिए। उसके साथ उन्होंने वेटर के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसकी एवज में मामूली झगड़ा हुआ है। उसके तुरंत बाद ही झगड़े को अलग अलग करके उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है, वो इसकी जाँच कर